मतलब आप कह रहे हो और बच्चों के भी? हाँ वही मतलब आप कह रहे हो उज्जवल के अलावा और बच्चों के पास? हाँ सर केमिस्ट्री अच्छा वो चाहिए। उज्जवल मेहता की सर्विसेज केमिस्ट्री के बता रही है 40। हाँ तो मैं पूरी लिस्ट दिखा दूं? यस सर। अगली लिस्ट नहीं नहीं ऑब्वियसली आइडिया देखिए वो तो बस सवाल कौन सा टेस्ट समझे आपको? लिखा वो था कितने मार्क्स का था ये? मार्क्स देख के तो खुशी हो रही है। इसके मार्क्स देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ गया उससे। ये बहुत बुरा तुक्के वाला था इसके बाद से होता 1500 टॉप 5 कौन कौन थे इसमें? उज्जवल था, यतिन था, कुशादर,
कौन कौन था इसमें जो उज्जवल यश कुशागर था शुभकरण था आई थिंक ये चार थे सीधा सीधा फिर रोहन था हर्ष की भी ठीक थी यार सर गौरीश में तो मतलब उससे एक साल बड़ा नहीं था हाँ मतलब इनसे एक साल छोटा था यस गौरीश इनसे एक साल छोटा था अनीश अंशिफ भी है इसने हाँ अंशिफ पहले एडवांस में करा था फिर उसने टीचर छोड़ के फिर नॉर्मल पे चला गया इस टाइम पे अंशिफ भी छोटा था नहीं गौरीश ने कैसे कर बनी हमारा बैचलर के साथ नहीं गौरीश इनसे 2 साल नहीं हो गए तो कॉलेज में हमारे साथ था अच्छा अंशिफ से एक साल छोटा है अंशिफ से एक साल छोटा है सबका वो गौरीश 2 साल छोटा है फर्स्ट फर्स्ट हो गई अभी 10th के यूनिवर्सिटी के पहले नहीं 11 चल रही है ना हां तो 9 9 में 11 चल रहा होगा 9 में करेक्ट हुआ है एफएससी आरएम का पेज भी पीरियड 9 क्लास ठीक है देख लिया तो भाई तसल्ली एक बार दिखा दो केमिस्ट्री का तो अभी तक क्या देख रहे हो ऐसे तो रैंक इसकी भी ठीक थी मनुवंश की भी ठीक आई थी रैंक तो तब बिल्कुल टॉप 5 उसमें लिखी बट ओवरऑल ठीक थी 5000 लिस्टेड मींस में 3000 राघव की भी ठीक थी क्या कौन अच्छा ठीक है चले हाँ जी एसएचएम का ही था ना कम प्लीज कैसे बताना उसमें अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा में से वर्क करते हैं तो होगा कोई चक्कर नहीं अगर प्लस में करते हैं कोई नहीं साइन के साथ बताना है पॉसिबल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यस सर तो यहाँ पे तो ये अंदर की टर्म का मतलब ही नहीं है सीधा एप्टीट्यूड्स की रेशियो लेनी है हाँ इसमें जैसे बताओ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ए पार्ट ये 60 यस ऑप्शन से पता ही नहीं कोई बात नहीं 6 समझा देता हूँ अभी और सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में हाँ अगर cos की साइन होता फिर भी सही नहीं उसका हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें इसको अगर आपको जैसे सेकंड में cos से sin में कन्वर्ट करना होता तो हम कैसे लिखते हम sin ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस पाई बाय 2 लिखते ठीक है ना तो उससे एनीवेज ना तो एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा ना ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा हाँ तो 6 अभी हमें नहीं समझ आया एकदम फेस वाला कोई बात नहीं और सर एक नाइट का डी और टी 8 हो गया यस 8 कैसे हुआ
फिर वो माइनस फिर वो मतलब 6 नहीं हुआ, हो गया सारे पेज डालना ऑलमोस्ट डाउट है कि बताना कैसे। चलो इन जनरल समझ लो। रूल ये होता है कि जब भी आपको फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है, मैं ये दिखाऊंगा वैसे आपको, एक तो बाहर सेम होना चाहिए, साइन कॉस जो भी है सेम रखना है, और दूसरा जैसे माइंड में ये भी आता था कि जैसे लेट्स से इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे बोल देते कि साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। यस तो जो ओमेगा टी वाली टर्म है, या कैसे कह लो कि जो टी वाली टर्म है उसको पॉजिटिव है। तो आप मतलब अब हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि भाई दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है, ये पहला स्टेप, और दूसरा कि टी वाली टर्म को पॉजिटिव करना है। तो अब दो तरीके हैं, जैसे अगर मान लो मैं सोचता हूँ कि इसको ही साइन में कन्वर्ट करना है टी को पॉजिटिव रखते हुए, तो कैसे लिखूंगा? साइन ऑफ 2 पाई साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिखूंगा, तो वो प्लस में आ गया। तो फिर उसके बाद डिफरेंस में, ठीक है। और ऐसे ही सेम बच्चों 8th में cos थीटा को sin ऑफ 90 प्लस थीटा लिख दोगे, कर ले। हाँ 9th में डी ऑप्शन, देखो बच्चों इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं कि कुछ बाई चांस सिंपलीफाई तो नहीं हो रही। तो जैसे आप cos ओमेगा टी और cos 5 ओमेगा टी को जब ऐड करते हो तो cos c प्लस cos d वाला रिजल्ट, उससे क्या आता है? 2 आ जाएगा साथ में। Yes, sir. तो आई थिंक सिंपलीफाई होके एक टर्म तो नहीं बनेगी किसी भी तरह। जब उसको आप जो भी लिखा उसके साथ आप cos 3 ओमेगा टी भी लिखा, तो cos 3 ओमेगा टी को आप मान लो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बना 1 प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी। तो उसको कुछ फर्दर नहीं कर पाओगे, तो स्टिल सिंगल साइन cos टर्म तो नहीं बन रही, तो दिस इज नॉट ऐसे। पीरियोडिक कैसे बताओगे? अच्छा आपने मैथ्स में भी किया नहीं पीरियोडिक, है ना? तो देखो सिंपल तरीका क्या चेक करने का, जैसे इस सिर्फ इसका देखो, इसका पीरियड क्या है? 2 पाई है, इसका 2 पाई इसका तो 2 पाई में 3 हो जाएगा, और इसका 2 पाई में 5 हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा टाइम का एलसीएम आ जाएगा ना जिससे कि सारा ही रिपीट हो रहा होगा। मान लो ऐसे सोचो, एक कोई फंक्शन है जिसका पीरियड 2 सेकंड है, एक कोई फंक्शन है जिसका पीरियड 6 सेकंड है फॉर एग्जांपल। तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि 6 सेकंड्स के बाद तो सारा रिपीट हो ही रहा है। तो कुछ ना कुछ कर आके तो एलसीएम निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। और सिंपल ये याद रखो, साइन कॉस तो पीरियोडिक होता ही होता है, जिस मर्जी फॉर्म में लिखाओ, इट इज ऑलवेज पीरियोडिक। पीरियड कैसे ढूंढना है वो आप मैथ्स में सीख जाओगे, क्या अभी अपना काम इस तरह से चलता है। वो कुछ और कॉम्प्लेक्स तरीके हो जाएंगे, बट अगर साइन कॉस है तो पीरियोडिक तो होना ही होना। फिर कभी ऐसा हो सकता है कि मोशन पीरियोडिक हो लेकिन साइन कॉस की टर्म में। हां जैसे सर्कुलर मोशन होती है पीरियोडिक है, तो साइन कॉस तो डी पार्ट का आंसर क्या बनेगा बच्चों? एसएचएफ नहीं है, पीरियोडिक। अच्छा इसमें पूछा है जैसे कि पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, तो इसमें कैसे निकालोगे फिर डी पार्ट में? पीछे गिवन नहीं है आंसर गिवन नहीं इसका। अच्छा तो निकालो फिर आंसर, एलसीएम ले लो बोले फिर आप 15 इसका क्या बना 2 पाई बाय ओमेगा, इसका 2 पाई बाय 3 ओमेगा, इसका 2 पाई बाय 5 ओमेगा। इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है? देखो क्या बनेगा, अगर वही बन रहा है 2 पाई बाय ओमेगा। यस हां, तो फिर इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा ही होगा।
ये सिर्फ इसका नहीं दिया या किसी का भी नहीं दिया आंसर? किसी का भी चलो लिख लो, जैसे इसका तो 2 पाई बाय ओमेगा हो गया, और कौन सा बचा? बी पार्ट बचा। बी का भी यही आंसर बना ना, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। बी का क्या आंसर बनेगा? sin q ओमेगा t। बी का क्या आंसर बनेगा बच्चों? sin q ओमेगा t का। वो उसका क्या पीरियड बनेगा? sin q बनेगा b का 2/2। अंडरस्टूड? यस। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों। फर्स्ट अभी छोड़ दो, सेकंड सिंपल हार्मोनिक। सेकंड देखते हैं मुझे एक बार। वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसके बारे में तो अभी कुछ पता ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो तो एसएचएम ही नहीं है, मतलब ऑसिलेटरी नहीं है, वो तो खत्म ही हो गई बात। तो बी तो कैंसिल हो गया। सी बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, सही है। नहीं, जो पढ़ा है उसके टर्म्स में बताओ। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, तो जब कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है बच्चों, ठीक है, या तो उन्होंने कोई इक्वेशन लिखी होती सी पार्ट में, दो, देखो एक मिनट समझते हैं, दो बॉल्स के बीच में अगर एक बॉल बाउंस कर रही है तो क्या वो ऑसिलेटरी है? वन थ्रो तो है, ये बात तो बन रही है। लेकिन अब जब कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई भी केस हो सकता है पीरियोडिक हो सकता है पीरियोडिक ना हो, कि पहले फास्ट हो स्पीड, बाद में कम हो जाए स्पीड, है ना? यस। तो सिर्फ इसी बेसिस पे ही हम सीधा बता सकते हैं कि भाई ये तो केस वो है ही। आ रही है बात समझ? यस। अगर हम गिवन पीरियोडिक, मान लो गिवन होता पीरियोडिक तो भी अब बहुत सारे केस हो सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर कांस्टेंट स्पीड है मान लो, तो हमें पता है, इतना तो हमने समझ ही दिया था एसएचएम की इक्वेशन से कि वहां कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। जो हमने टाइम निकाला था t/x अच्छा लगाया था, वो t/6 आता है, तो वहां कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, तो एलिमिनेट होके पता चल रहा है। डी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, वो ऑसिलेटरी नहीं, तो बाय एलिमिनेशन हम बता सकते हैं कि इसके इसका आंसर ए है। ऑल्दो हमें उसकी कोई इक्वेशन नहीं पता, बट एलिमिनेशन से पता है फॉर द टाइमिंग ए है। क्लियर? मॉड्यूल में सी पार्ट का रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, वो तो दिया है, वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं ना वो कांसेप्ट, वो तो अभी आगे आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इतनी नॉलेज के बेसिस पे भी बता सकते हो। आगे मैंने कहा था कि सेकंड बी और डी तो ऑसिलेटरी नहीं है, तो इसलिए एलिमिनेट हो गए, नहीं है। और कौन सा बच्चों? सेवेंथ फेज क्या बताता है? पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, both position and direction of motion, neither position nor direction। फेज से तो सारा कुछ ही पता चल गया ना आपको। फोर्थ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर यूनिफॉर्म है स्पीड तो पीरियोडिक है। यस। एसएचएम नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं है।
पीछे सीडी होगा बी पार्ट का देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन जो सी पार्ट के सेकंड का सी थर्ड क्वेश्चन जो सेकंड हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहे स्पीड कांस्टेंट अभी लॉस की हो रही आप याद करो जो हमने कल एग्जांपल दिया था पिछली बार t/6 वाला, अगर स्पीड कांस्टेंट होती फिर तो उसका आंसर वो आधा आता ना एग्जैक्ट। बाकी आज हम पढ़ेंगे स्पीड ही पढ़ना है तो और क्लियर हो जाएगा आपको। स्पीड नॉट कांस्टेंट, नहीं स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। आगे बच्चों 7 की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? माइनस साइन से एंगल ही पता चल गया तो वो माइनस आ जाएगा। माइनस साइन माइनस डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता होगी ना, पोजीशन पता लगेगी तो उस इंस्टेंट पे है उसके। अभी हम देखेंगे आज कि फेज से वेलोसिटी पता चल जाती है तो उससे सारा कुछ आ जाता है। सारा खेल ही उस फेज का होता है बेसिकली। फेज पता है तो आपको मोशन की हर चीज पता है, क्योंकि आप ये सोचो ना एसएचएम की इक्वेशन में वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? फेज ही तो है, बाकी तो सारा कुछ कांस्टेंट ही है। तो फेज पता है तो सब कुछ पता है। आगे 30 में जैसे 30 डिग्री और 1 डिग्री आ रहे थे और पीछे सिर्फ 1 डिग्री अच्छा एक मिनट ये देख लेते हैं तो 12 हो गया, ये तो सीधा ही है। 13th क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन? जनरल इक्वेशन लिख दो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड तो a दिख ही रहा है हमारे को फिगर से, वो तो a तो a ही रहेगा। और क्या दिख रहा है? जैसे a पार्ट है उसने आपको दे दिया कि t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a, तो आपने t इक्वल टू 0 पे x को a डाला, उससे आपके पास आ गया कि sin फाई इज इक्वल टू 1, तो आपने फाई को डाला पाई बाय 2, जिससे कि आपकी इक्वेशन बन गई x इक्वल टू a cos ओमेगा, ठीक है। तो ये बात फिर से ये एस्टैब्लिश कर रही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेज आपको बस सिंपली क्या बताता है कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इनिशियल फिजिकली t इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होगा? क्या स्टार्ट हुआ? मोशन देखना स्टार्ट हुआ। आपको नहीं पता इमोशन कब से चल रही है। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है जब आपने देखना शुरू किया। याद करो इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी हम यही कहते थे ना कि जब हमने देखना शुरू किया। याद करो इनिशियल वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता था? जब हमने देखा तब क्या वेलोसिटी। वही बात यहाँ पे है कि जब हमने देखा तब क्या पोजीशन। t इक्वल टू 0 वो बताता है या इनिशियल फेज वो पॉइंट, ठीक है। तो जैसे आपको ये समझ आ रहा है कि इस केस में वो कॉस बन गया, तो एसएचएम की इक्वेशन साइन में भी आ सकती है कॉस में भी आ सकती है। फर्क क्या है दोनों में? साइन में आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने देखना शुरू किया तो वो मीन पोजीशन पे। अगर कॉस में आई तो इसका क्या मतलब कि जब आपने देखना शुरू किया वो एक्सट्रीम। ऐसे केसेस तो हजारों बन जाएंगे, बट साइन और कॉस में हमें एकदम समझ आना चाहिए क्या। साइन का मतलब है कि जब आपने देखना शुरू किया तो वो सेंटर पे था, मतलब सिर्फ साइन है फाई नहीं है, फाई 0 है। अगर सिर्फ लिखा है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसका क्या मतलब है जब आपने देखना शुरू किया तब वो मीन पोजीशन। अगर है x इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसका क्या मतलब है जब आपने देखना शुरू किया वो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? सक्षम, ये डाउट था क्लियर? ऐसे बी पार्ट में क्या करोगे आप? t इक्वल टू 0 पे x को माइनस a डाला तो आपका sin ओमेगा t -1 sin फाई -1 आया, तो आपने फाई को क्या पुट किया? फाई क्या पुट किया? 3 पाई बाय 2, ठीक है। माइनस पाई क्यों नहीं, माइनस पाई बाय 2 क्यों नहीं पुट किया? कर सकते थे माइनस पाई बाय 2 भी तो पुट हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ ठीक है, उससे भी कोई फर्क ना पड़ता।
एक मिनट, अभी हम देखेंगे कि कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अभी इतना मत आंसर, मुझे भी नहीं पता एकदम, बट आप बता सकते हो। अभी हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे कि वी विल बी एबल टू टेल कि यहाँ पे -π/2 और 3π/2 में से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे नहीं बता सकते हम। एक और कंडीशन है, इसको फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे, वो ये है कि हमें दिख रहा है कि t = 0 पे जो उसकी वेलोसिटी है, फिगर के हिसाब से क्या पता चल रहा है, राइट को है। तो इसको हम आज सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, वही चीज आप इसमें देखो, सी ऑप्शन में। जब सी में आप पुट करोगे तो आपके माइंड में डाउट आएगा कि भाई आपका एंगल 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, तो दोनों में से कौन सा यूज करना है। अगेन वो इससे पता चलेगा कि t = 0 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव। ठीक है, वो आज हम सीख जाएंगे कैसे यूज करना। क्लियर सो फार? अभी देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए cos 1 की नेगेटिव होएगा, cos 2 ठीक है, क्लियर बच्चों? तो भी अच्छी कंडीशन दिखाई थी, सिंगल साइन cos थीटा में पावर 1 से मतलब है डिग्री 1 से मतलब है डिग्री 1, मतलब लेट्स से √sin² थीटा + 1। अच्छा नहीं, क्या है इन दोनों में क्या फर्क होता है पावर और डिग्री में? डिग्री मैक्सिमम पावर। हाँ तो हाँ, तो फिर पावर है, पावर का मतलब हमें लीनियर टर्म ही चाहिए, जैसे √sin से आपने बोला वो नहीं है। ये आप सबको क्लियर है पावर और डिग्री क्या होता है? तो हमारे में क्या आ रहा है, पावर। इनफैक्ट ऐसे भी सोच सकते हो आप, डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है ना। मान लो मैं बना देता √sin x + sin x, तो यहाँ पर डिग्री तो 1 है बट वो SHM नहीं है। हाँ बच्चों, क्लियर सो फार? बच्चों आगे लिखो फेज डिफरेंस। तो आज हमने क्या सीखा, फेज डिफरेंस निकालते हुए क्या ख्याल रखना है कि दोनों टर्म्स का मतलब सेम उसमें फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब साइन में हो चाहे कॉस में हो।
दूसरा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा टी वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए? एक कुछ और भी कंडीशन होती है इसमें। जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म है बच्चों वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। हाँ मैं आई मीन ये ऐसे अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो इस तरह से, जैसे बच्चों एक बार ट्राई करो, अगर ये दो इक्वेशंस हैं इनमें फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? क्या करोगे इसको आप? सबसे पहले तो हम देखो जो अंदर वाला ओमेगा टी है इसको पॉजिटिव बनाए, कॉस के अंदर ये, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा नहीं, मतलब ये भी कर सकते थे, नहीं तो सीधा ही था इसमें। तो अगर आप यहां देखो मुझे दो काम करने हैं, बाहर वाले माइनस को भी खत्म करना है, अंदर वाले माइनस को भी खत्म करना है, और कॉस को साइन में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो बाई चांस एक स्टेप में ही हो रहा है। कैसे? अगर मैं कॉस थीटा को क्या लिखूं? कोई चक्कर नहीं है, एक स्टेप में नहीं समझ आ रहा हम मल्टीपल स्टेप्स में कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो मुझे मान लो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, मुझे अंदर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा? उसको तो कुछ करना ही नहीं है, मैं इसको सीधा ही ऐसे लिख सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता था, अदरवाइज मैं ये भी सोच सकता था कि मैं कॉस को साइन बना दूं। कैसे? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख के। ठीक है, वो जैसे मर्जी स्टेप्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है? साइन थीटा में। तो कैसे लिखूं? अगर तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखूंगा तो क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। तो प्लस आएगा ना, फिर बाहर वाला माइनस तो फिर भी रह जाएगा। कोई चक्कर नहीं, अगर ऐसे
हम अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। मैंने cos थीटा को लिख दिया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। Yes, sir. साइन cos थीटा इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब क्या प्रॉब्लम रह गई? माइनस खत्म करना है, माइनस साइन थीटा पाई बाय साइन ऑफ पाई। वैसे तो माइनस थीटा भी नहीं, माइनस नहीं प्लस थीटा ही होगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई, राइट। तो अब हमारी सारी कंडीशंस मीट हो गई, तो मेरा फेज डिफरेंस क्या हुआ? 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 पाई बाय, ये बन गया। जो मैं एक स्टेप में कह रहा था आपको समझ आ रहा है? अब तो लास्ट स्टेप से तो एकदम वो क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है। दिस इज समथिंग लाइक माइनस कॉस सम एंगल। अगर मैं इसको सीधा ही साइन ऑफ, मैं वो यूज करूं साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा है, इसको लिख दूं मैं साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो वो यही चीज ही बन गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आ ही जाए। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होगा। यस, माइनस मैंने तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिखा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये कुछ यहाँ पे वही कर सकते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे बाहर भी माइनस नहीं चाहिए, बाहर भी प्लस चाहिए। इसको उल्टा नहीं हो गया फिर वो ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर चलेगा, फिर ओमेगा टी का माइनस आ जाएगा। जैसे जैसे बात होता है टर्म है x = 1 प्लस sin उसके अंदर कुछ है, तो अगर फिर हम बोलो x इक्वल्स 1 प्लस sin उसके अंदर कुछ है हमारा ओमेगा टी। तो अगर हमें उसका किसी और टर्म का फेज डिफरेंस निकालना है तो पहले हम उस 1 प्लस sin को cos थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके ना फेज डिफरेंस तो सीधा साइन और sin थीटा बाय में। टर्म में। हां, आओ जो ये क्लियर हो गया। फिर अगर माइनस a cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 वैसे लिख देंगे a sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। फिर बोलो अगर तो माइनस a cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 है तो हम वैसे लिख सकते हैं a sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा sin माइनस ए साइन पाई बाय 6 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई हां नहीं माइनस हट जाएगा ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा को प्लस cos थीटा होता है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि cos थीटा इसको sin ऑफ 90 माइनस थीटा लिख देते, तो यार साइन बन जाता और प्लस टर्म में आ गई, फिर माइनस वाले को एडजस्ट कर लेते। जैसे मर्जी आप अप्रोच कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि शुरू में ऐसा भी होगा कि आप एक करने लगोगे दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि आपने सोचा कि हाँ माइनस हटाना है, वो इधर साइन चेंज हो गया, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ जाओ, ठीक है सर। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई
और अगर जैसे एक टर्म में कोई और टर्म आ गई कांस्टेंट, तो उसको हम उधर भी लिखेंगे एलएचएस x माइनस कुछ करके 1 2 जैसे आगे कुछ। तो मतलब फेज डिफरेंस को तो सिर्फ साइन वाली कनेक्शन होता है, कांस्टेंट से बदलते। तो मैंने माइनस कॉस को ना कॉस पाई प्लस लिख के उसके बाद फिर कॉस को चेंज कर दिया साइन पाई बाय 2 माइनस तो ओमेगा टी, लेकिन मेरा वो माइनस 2 पाई बाय 3 आया। तो एक ही बात नहीं मतलब नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई बाय 3 हुआ या माइनस 2 पाई बाय 3 हुआ तो बिल्कुल सेम ही बात है। 2 पाई में फर्क है ना, वैसे कुछ पॉजिटिव नहीं अगर डायरेक्शन तो फर्क पड़ता है। हाँ वो तो हाँ, पर फेज डिफरेंस तो अगर इक्वेशन ही दे दी तो फिर डायग्राम को कोई काम नहीं ना। हाँ बच्चों ये क्लियर हो गया फेज वाली बात। सेकेंडली लोग क्या कर रहे हैं? अभी आगे समझ आएगा। एक्चुअली तो कुछ नहीं है, बस सिंपली फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि इट इज लाइक सेइंग कि जो एंगल है बस उसी का डिफरेंस है। एक्चुअली फेज जैसे मैं आपको बता रहा था कि फेज एग्जैक्ट मोशन बता देता है। तो अगर आपको दो बॉडीज में फेज डिफरेंस पता है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मतलब कि एक कब स्टार्ट हुई है, कितनी देर बाद आपने इसको देखना है ऐसा। तो फेज डिफरेंस से धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें इजीली एकदम समझ आ जाता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन है, जिसमें आज जो एग्जांपल लिया कि एक इक्वेशन है sin ओमेगा t, एक है cos ओमेगा t, उसमें फेज डिफरेंस 5/2 है। उसका फिजिकली क्या मीनिंग कि एक मीन पे है एक्सट्रीम। नेक्स्ट देखो बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बच्चों क्या सबको ये बात क्लियर है कि एसएचएम में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट? हाउ? नहीं उसके बिना ही सीधा कैसे बताओगे? जैसा मैं कल जो एग्जांपल किया था पिछली क्लास में टाइम वाला, हाँ सर अगर हमें कोई दो एसएचएम गिवन है तो उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा सेम होगा तो, अदरवाइज डिफरेंट भी हो सकता है। ओमेगा टी वाली टर्म कट जाती है ना। ओके तो ये बच्चों हमारे लिए सिंपल काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम ही है कि अगर मैं बच्चों हमने पिछली क्लास में वो लिख लिया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। हम फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से शुरू करते हैं। अगर मुझे इक्वेशन दी हुई है टाइम की फॉर्म में, मैं यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएट करके। तो ये क्या बन गया? अगर हम चेन रूल लगाएं तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस, तो ये लिखते साथ तो हमें एकदम ही पता चल गया कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इटसेल्फ sin cos का ही फंक्शन। अच्छा अगर मैं चाहूं तो इसमें cos थीटा वाली जो टर्म है ये, इसको मैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। लिख के देखो फिर, इफ आई राइट दिस एज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनता है? आज में भी क्या चल रहा है?
ओके तो आप ये बन गया सबका। इससे ये समझ आ रहा है हमें कि मैं वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ एंड मैं वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मतलब आई कैन आंसर क्वेश्चंस लाइक कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब उसकी क्या वेलोसिटी है एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों एक बहुत ध्यान रखना है हमें, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन साइन नहीं देता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। साइन कौन सा एक्सप्रेशन देगा? ऊपर ठीक है, साइन तो इससे आएगा। तो कई बार आपको जान के ट्रिक करने के लिए ऐसे दिया जाएगा कि मतलब जहां पे पोजीशन ऐसी दी है जिसपे वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो सेफ मेथड क्या हुआ कि पहले टाइम निकालो, टाइम निकालना तो हमने पिछली क्लास में सीख ही लिया, और उस टाइम से वेलोसिटी निकालो, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि इससे साइन नहीं पता चलता। राइट ओके। अब बच्चों इसी एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी और कब होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ए ओमेगा। तो सीधा ये कॉस वाली टर्म 1 हो गई। और वो कहाँ पे आ रही है? तो यहाँ से भी देख सकते हो आप कि x0 पे आएगी, मतलब मीन की। तो हमें ये पता चल गया कि इसको मैं मॉड लिख रहा हूँ। What about the minimum value? वो कहाँ पे होगी? बच्चों पेंडुलम को विजुलाइज करते हुए देखो, ये बात समझ आती है? जब पेंडुलम सबसे नीचे होता है सबसे फास्ट होता है, और जब सबसे एक्सट्रीम पे आता है तो ऑब्वियसली तब रुकता है। दिस इज लॉजिकल कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज होनी है, वो एक तरफ गया और वहां से वापस आना है, तो तभी आ पाएगा अगर वहां पे स्पीड 0 है। क्लियर? ओके। ऐसे ही अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे आएगी? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। ये क्या बन जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको भी मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन का कोई पंगा नहीं, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन यूज करो, नो प्रॉब्लम। बाय एक्स में है तो एक्स के साइन से आपको पता चल जाएगा। क्लियर सो फार?
यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों आप, यही मैक्सिमम मिनिमम? क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर ए। कहाँ पे है ये? एक्सट्रीम पोजीशन। और मिनिमम? यहां से बच्चों हमें एक बात पता चल रही है कि जो एक्सेलरेशन है उसका एक्स के साथ जो रिलेशन है किस टाइप का? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो अगर आप, कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ध्यान से सोचो इस बात को। यस सर। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं, एक मोशन जो है एसएचएम है कि नहीं, एक तरीका तो क्या है कि मुझे उसका एक्स और टी में रिलेशन पता हो, साइन कॉस, राइट। दूसरा तरीका उसको चेक करने का ये है कि अगर मुझे ये पता हो कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमारे लिए ये ज्यादा यूजफुल मेथड है। व्हाई? बिकॉज हम एफबीडी बना के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी केस में। तो अगर हमें वहां ये दिख गया, ठीक है, कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है एंड उसके ऑपोजिट है, तो हमें सीधा पता चल गया कि वो इक्वेशन, कि वो मतलब मोशन जो है वो एसएच है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका आ गया हमारे पास। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ रही है तो एसएच है ऑल केसेस। अगर कहीं पर भी ये प्रूव हो गया कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो वहां पे एसएच है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने की ना दो अप्रोचेस होती हैं। जैसे जब हम एसएचएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज एसएचएम, इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। एक तरीका था यहां से मैंने आपको बताया कि भाई एक्स साइन कॉस फंक्शन ऑफ साइन, और उससे डिफरेंशिएट करते हुए यहां तक आ जाओ।
जिससे ये निकल के आ गया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज एसएचएम, एसएचएम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन वेयर a इज प्रोपोर्शनल टू -x, और फिर यहां से हम इंटीग्रेट करते हुए x की इक्वेशन पे आते हैं। बट इट टर्न्स आउट कि इस केस में इंटीग्रेशन इज टफ। अगर आप स्टार्ट भी करोगे ना, अगर आप इसको v dv/dx लिख के या जैसे भी करके करोगे तो आप इंटीग्रेशन में अटक जाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए वी प्रेफर द अदर वे राउंड कि x से स्टार्ट करके उसको डिफरेंशिएट करके यहां पे पहुंचे। v कर लोगे ना, मतलब x और t का रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। v और x का रिलेशन तो निकाल लोगे जो हमने ऊपर निकाला, उससे x t पे नहीं आ पाओगे। बच्चों ये बात समझ आ रही? इसको हम एक और फॉर्म में भी पुट कर देते हैं बच्चों। क्या होता है कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स दे रही होगी। वो फोर्स कितनी होगी? मतलब F इक्वल टू m में वो क्या हो गया? -m⍵²x। तो जो फोर्स ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता था कि एसएचएम इज अ टाइप ऑफ मोशन वेयर रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x। हाँ, वो भी समझ आ जाएगा कि व्हाई डू वी यूज द टर्म रिस्टोरिंग। एक बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है ये, अभी आपको मैं समझाऊंगा। पहले मुझे इक्वेशन से समझ आ गया, v और a निकालना सिंपल काइनेमैटिक्स वाला ही कांसेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, इससे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। 3a है आपके पास? चलो कोई बात नहीं, पहले एक बार पता इसका करते हैं। ऐसे चलते कभी कभी ज्यादा नहीं। एसएचएम के क्वेश्चंस मुश्किल बन जाते हैं कभी। अभी तो मतलब आप मान लो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो मेन चीज है वो आगे है, ये तो वैसे ही है, नोमेनक्लेचर टाइप चीज है। ये करना बच्चों 8th और 9th एक्सरसाइज 0 ए पार्ट सॉरी बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9। नहीं मॉड्यूल में देखो मैं तो इसको एक्चुअली चेंज ही करने लगा हूँ, मुझे कुछ और ढूंढना है अभी।
जब मैं चाहता हूँ कि वहां से साउंड आए कभी नहीं आती। मैं कोई वीडियो ढूंढ रहा था तुम्हें दिखानी थी। हो गए बच्चे क्वेश्चंस? Yes, sir. जो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों जो मैंने आपको दिया है बाद वाला, वो कैसे करना था? एफ और एक्स का ग्राफ है, तो जो स्लोप है उसकी वो उससे निकल आएगा, राइट?
चलो पहला नहीं बचा जो मैं दिखाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या करना था? वो एक्सेलरेशन है ना, d square x by dt square, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? ओके, अब जो हम फिगर बनाएंगे बच्चों, हमें इसके बारे में भी पता कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहे हैं, और साथ में हमें वो भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो हमें मैंने आपको कहा था ना कि फेज से ही सारा कुछ पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल इक्वेशन ले लेते हैं अभी फॉर सिंप्लिसिटी, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ठीक है? और हम क्या करते हैं, इसके t की अलग अलग वैल्यूज पे हम पार्टिकल की अलग अलग पोजीशंस दिखाएंगे, और हम हर पोजीशन के साथ साथ वहां पे वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन भी दिखाएंगे, ठीक है? ताकि हमें तीनों क्वांटिटीज का पता चल जाए। तो जब बच्चों हम t को 0 पुट करेंगे तो बताओ x क्या है? 0। तो ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ x भी 0 है। इस इक्वेशन से मुझे बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी t इक्वल टू 0 पे? v इज इक्वल 0 आएगी, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, वहां t को 0 डालो तो क्या आ गई? a ओमेगा आ गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई a ओमेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 0। पक्का? यस सर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। ये बच्चों थोड़ा ना बड़ा फिगर बनेगा, मतलब हमें 4-5 पोजीशंस दिखानी है ब्लॉक्स की हॉरिजॉन्टली। ये बीच में बनाया, कहाँ बनाया? ठीक है, हाँ क्या समझ लो, कोई चक्कर नहीं। अब मैं एक बार बच्चों लेता हूँ जो टाइम है, मान लो मैं टाइम लेता हूँ बच्चों t/4। t/4 से मेरा मीनिंग है मतलब कैपिटल t/4। आप एक बार चेक करो कैपिटल t/4 पे x की वैल्यू क्या आती है? ए आ रही है? तो ये जो टाइम है मतलब मैंने, आप समझ गए होंगे मैंने क्यों चूज किया, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये t/4 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, वहां पे वेलोसिटी देखो क्या है? 0। हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 आती है। वेलोसिटी को बच्चों मैं यू से शो कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगी। तो ये x इक्वल टू ए पे जो मेरी एक्सेलरेशन है वो इधर को आ गई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर सो फार? अब बच्चों मैं एक और पोजीशन इन दोनों के बिल्कुल बीच में लेता हूं। अगर मैं कह रहा हूं बच्चों कि वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है पोजीशन,
तो मतलब मुझे क्या पता है इस पोजीशन के बारे में? मुझे x पता है या मुझे t पता है? सोच लो एक बार। क्यों मैं t नहीं कह सकता? t/8 हमें थोड़ी पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इनफैक्ट अब तो पता है कि नहीं है ना? तो मुझे x पता है कि यहाँ पे a/2 है। पिछली क्लास से मुझे ये पता है कि ये टाइम क्या आएगा? 12 राइट? अंडरस्टूड? यहाँ पे वेलोसिटी निकालना बच्चों क्या आती है? कैपिटल T इज टाइम पीरियड 2π/ω। रूट ये आ गई। एक्सेलरेशन क्या थी? बच्चों आप ध्यान से देखना, मैं मैग्नीट्यूड्स के हिसाब से ही एरोस के साइन दिखा रहा हूँ। ये क्या आ गई? ω² a/2। ठीक है, क्लियर? अब बच्चों एक बात समझते हैं हम, ये पार्टिकल जस्ट विजुअलाइज द SHM स्टार्टिंग फ्रॉम t = 0। ये राइट को जा रहा होगा, ठीक है? तो t = t/12 इज द फर्स्ट टाइम जब वो x = a/2 पे आया। उसके बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वहां से वापस आएगा, फिर इसी पोजीशन पे आएगा। तब क्या टाइम होगा? पिछली क्लास से ही हमने निकाला था, जब आप x को a/2 डालते हो तो टाइम की क्या वैल्यू आती है? 5t/12। तो बच्चों वैसे तो वो उसी फिगर में बनना चाहिए, बट फिर दिखेगा नहीं, मैं इसलिए इसको नीचे दिखा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो, x तो सेम रहा, क्या चेंज हो रहा है? t। अब यहां पे क्या क्या क्वांटिटीज चेंज हो गई? एक तो t चेंज हो गया, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? सेम। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही फिगर मैं लेफ्ट साइड भी बना सकता था। अब देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमें यहाँ समझ आती है। एक तो बच्चों ये बताओ, जैसे जो हमारे को आज शुरू में कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई मान लो मैं आपको कहता कि पार्टिकल x = a/2 पे, तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसका फेज जो है वो 30 वाला होगा या 150 वाला होगा? किस बेसिस पे बताओ? वेलोसिटी देगा भाई। अगर तो उसकी वेलोसिटी राइट को ही है तो कैसे, तो क्या होगा? 30। और अगर वेलोसिटी उसकी लेफ्ट को है तो 1। पहली बात समझ आ गई? यस। दूसरी बात, आप बच्चों बहुत ध्यान से एक्सेलरेशन को देखो। एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है? जितना आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हो, एक्सेलरेशन क्या करेगी? वो मीन पोजीशन की तरफ बढ़ती जा रही है। जितना आप मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हो,
वो उतना कम होती जा रही है, और जब मीन पोजीशन पे आओगे वो 0 हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ये कोशिश कर रही है हर इंस्टेंट पे कि बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाए। जितना वो बॉडी मीन पोजीशन से दूर जा रही है, एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू बढ़ाती है। आई बात समझ? तो जब सबसे दूर थी तो एक्सेलरेशन ने अपनी वैल्यू सबसे ज्यादा कर, फाइनली जब जाकर एक्सेलरेशन सक्सीड की, जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ गई, तो एक्सेलरेशन ने कहा ठीक है हम लगना बंद कर देते हैं, काम खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या हुई? वेलोसिटी आ गई। फिर क्या होगा? वो इधर जाना शुरू हो गया, फिर एक्सेलरेशन लगनी शुरू होगी किधर को? राइट। तो हम सारी डिटेल्स नहीं बनाते, बस एक इन बिटवीन दिखा देते हैं कि लेट से ये जब लेफ्ट को जाएगा तब एक्सेलरेशन राइट को लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमेशा किधर को लगेगी? सेंटर की तरफ। अब बच्चों बना दो। इसका कोई रीजन तो नहीं है क्या कैसे हो रहा है एक्सेलरेशन की तरफ? इसका रीजन तो प्योर मैथ्स है। हमने तो बनाया ही मैथ्स से है ना, ये सारा कांसेप्ट कि अगर ऐसी इक्वेशन है इसलिए ऐसा सब कुछ आ रहा है। तो जब आप ये समझ पा रहे होगे अब कि एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि बॉडी रुक नहीं पाती है ना। इन आइडियल सिनेरियो बॉडी कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन करती है। हाँ। कर लिया ड्रॉप? तो अच्छा यहाँ से हम ना ये भी बता पाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा है, ऐसे सोचो आपको कहा है कि ये इंस्टेंट जो है ये t इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन लिखो ऐसे चलती, क्या मतलब हो, कैसे लिखोगे? सीधा ये दिस इज द इंस्टेंट t इक्वल टू 0 t/2। हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन के हिसाब से, नॉर्मल इक्वेशन ये थी, उसके हिसाब से कितना मूव कर चुका है, कितने टाइम के लिए मूव कर चुका है? t/12 ना, ये बात समझ आती है? t/12 के करस्पॉन्डिंग फेज क्या बनता है?
5/6 बनता है। तो अगर ये कंडीशन t इक्वल टू 0 की है तो आप इक्वेशन में क्या पुट करोगे? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। इनफैक्ट आप ऐसा करो, यहाँ पे ना फेज भी लिख लो ताकि और अच्छे से बात क्लियर है कि जैसे जो ये वाला फिगर है, जब इसमें मैं t को t/12 डालता हूँ तो ये फेज क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है। ये लास्ट वाले में फेज क्या आ रहा है? ये जब वापस जाके इधर आ रही होगी तो फेज क्या आएगा? राइट। तो जो आपका पुराना क्वेश्चन था कि फेज से क्या पता चलता है, धीरे 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 आपको फेज से एकदम समझ आना शुरू हो जाएगा कि बॉडी कहाँ पे है। हाँ, फेज से तो आपको सारा कुछ ही पता चल गया ना। इफ यू हैव फेज देन यू नो पोजीशन, यू नो वेलोसिटी, यू नो एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो हम फेज से उसको साइन का मतलब मानते हैं। हाँ, अज्यूमिंग साइन उसके हिसाब से लिखते हैं। अगर मैं कॉस लिखता तो ऑब्वियसली चेंज हो जाता। सर फिजिकली ऐसे तो हमेशा ऐसे। हाँ, टू एंड फ्रो, मतलब ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पेंडुलम वाली मोशन भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट मतलब साइन। हाँ, कॉस के लिए बता रहे एक्चुअली आपसे ऐसे कभी पूछेंगे नहीं, मतलब इतना प्रॉपर नहीं बनेगा कि आपको कहा जाए कि a cos ओमेगा t का फेज बताओ, क्योंकि ये तो एक तरह से कन्वेंशन है, जैसे कि साइन से लेना है या cos से लेना है। तो आगे समझे? ठीक है। अब जो आपका इसका अगला पार्ट हो जाएगा सी पार्ट, सी बी पार्ट। तो ये से भी कंप्लीट कर लो अगला मतलब कब आ रहा है वो? जनवरी। ये तो अगली 2 जनवरी को, 2 जनवरी के 2 जनवरी को एडवांस 2 को एडवांस है तो 9 को आएगा। यस ये भी है 9 को टीवी हम केटीवी का आईओक्यू का तो केटीवी में हाँ होना चाहिए, आया नहीं है। चलो ठीक है बच्चों।